प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। 2 दाएं 20 करोड़। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं। जब कश्ती साबित सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे। अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सर बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे थे। अभी पिछले महीने ये खूबसूरत किताब आई है, वेल रिसर्च। आधी किताब में सर रेफरेंस है, ये है अनइक्वल। सर हम किन देशों से पीछे हो गए पता? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। हंगर इंडेक्स पे खुल के कहिए हम मीट नहीं कर पाए हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये मामला है हमारे कलेक्टिव फेलियर का। तो कल्पना करिए कि हमारे जिन फोर फादर्स ने, जिन पूर्वजों ने समाज की परिकल्पना करी होगी, वो क्या सोच के करी होगी। आखिर क्यों उन लोगों ने सोचा होगा कि एक ऐसा सामाजिक ताना बाना बनाते हैं, एक ऐसा समाज बनाते हैं जिनमें चीज़ें ऐसे 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 हों। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर आप भी इस पे विचार करेंगे तो आपको भी यही समझ में आया होगा। उसका मेन मोटिव जो रहा होगा, उन्होंने जो सोचा होगा वो इक्वलिटी के बारे में सोचा होगा। क्योंकि जब समाज नहीं रहा होगा तो निश्चित रूप से एक कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला ही कानून रहा होगा। यानी जो शक्तिशाली रहा होगा वो अधिक पे कब्जा करके बैठा रहा होगा। तो उस अनइक्वालिटी को दूर करने के लिए, समाज में अधिक से अधिक समानता लाने के लिए, ताकि सबको जो है समान हक मिल सके, उसका अधिकार मिल सके, समाज में कम से कम असमानता हो, संभवतः यही सोच रही होगी समाज की परिकल्पना के पीछे। आज अगर हजारों साल की इस सभ्यता की यात्रा के बाद, इस समाज की यात्रा के बाद एक ऐसा समाज हो, एक ऐसा राष्ट्र हो जिसकी 40% संपदा सिर्फ 1% लोगों के हाथ में हो और 50% लोग जो है सिर्फ 3% संपदा के मालिक हों, तो ऐसी इनइक्वलिटी को आप क्या कह सकते हैं? आप यही कहेंगे कि ये इनइक्वलिटी जिसे दूर करने के लिए हमने समाज की स्थापना करी थी, समाज की परिकल्पना करी थी, वो आज भी जैस की तैस है। मित्रों, मैं भारत की ही बात कर रहा हूँ। तो मित्रों, जैसा कि इस सांसद ने सदन में कहा है, वही भारत की सच्चाई है। इनइक्वलिटी जो है ये लगातार बढ़ती गई है और ये किसी एक सरकार का फेलियर नहीं है, ये कलेक्टिव फेलियर है। जैसा कि सांसद ने भी कहा कि ये सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। आज़ादी के बाद लगातार जो है ये हमारा कलेक्टिव फेलियर रहा है, चाहे कोई भी सरकारें रही हों। लेकिन एक आरोप जरूर लगाया जा सकता है कि पिछले 10 साल की जो नरेंद्र मोदी की सरकार रही है, इसमें ये अनइक्वलिटी और बढ़ी है और तेज़ी से बढ़ी है। जबकि वादा इनका था कि हम इस अनइक्वलिटी को कम करेंगे, बजाय कम होने के ये जो असमानता है गरीब अमीर की, वो खाई और बढ़ती गई है। तो ये जो चुनाव अगला आ रहा है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चुनाव में सत्ता परिवर्तन से ज़्यादा अपने सांसदों और विधायकों को परिवर्तित करने की सोचिए। एक अच्छा और योग्य सांसद और विधायक चुनिए। जाति और धर्म से ऊपर उठकर, अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि से ऊपर उठकर अच्छे और योग्य लोगों को मेरिट पे वोट देना सीखिए। यही एकमात्र रास्ता बचा है जिससे हम देश में जो है इस तरह के सुधार ला सकते हैं कि हमारे देश में जो असमानता व्याप्त है, जो 1% लोगों के पास देश की 40% संपदा इकट्ठी हो गई है और 50% लोग मात्र 3% संपदा में सर्वाइव करने के लिए विवश हो गए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है और शौचालय देने पड़ रहे हैं। माय गुडनेस, आज़ादी के 75 साल बाद हम इतनी बेसिक नीड पे काम कर रहे हैं जो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। हमारी आर्थिक नीतियाँ हमें कहाँ लेके जा रही हैं। भारत के जो संविधान निर्माता थे उनका स्वप्न कतई भारत को एक
इस तरह का व्यापारिक राष्ट्र बनाने का नहीं था। उनका स्वप्न था वो भारत को एक ऐसा देश बनाने का जहाँ सबको बराबर का हक हो, बराबर का सम्मान हो, बराबर का अधिकार हो और कम से कम आर्थिक असमानता हो। लेकिन हम उसके ठीक विपरीत दिशा में जा रहे हैं। आज दिन प्रतिदिन, साल दर साल आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। किसी लोकतांत्रिक देश में तो ऐसा होना निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए और उस देश के मतदाताओं को सोचना चाहिए कि आखिर गलत क्या हो रहा है, आखिर वो क्यों ऐसे लोगों को लगातार चुनते जा रहे हैं जो उन्हीं के अधिकारों पे उन्हीं के अधिकारों का लगातार अपहरण कर रहे हैं, उन्हीं के अधिकारों पे कुठाराघात लगातार कर रहे हैं। तो इस 2024 के चुनाव के लिए मेरी यही अपील रहेगी कि इस बार एक संकल्प लीजिए कि आप किसी अपराधी को, किसी भ्रष्टाचारी को, किसी बेईमान को वोट नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी दल का हो। आप ये निश्चय करिए कि आप एक स्वच्छ व्यक्ति को, एक ईमानदार व्यक्ति को, एक कर्मठ व्यक्ति को, एक मेरिट पे योग्य व्यक्ति को जाति, धर्म और व्यक्तिगत लाभ हानि की सीमाओं को तोड़कर वोट देंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि बदलाव आएगा।